हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन गुरुकुल। मिशन गुरुकुल के डेली 10 टू 15 मिनट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। तो बिना डिले के स्टार्ट करते हैं ये सेशन। सबसे पहले इकोनॉमी एंड डेवलपमेंटल इशू से। तो इकोनॉमी में जो न्यूज़ आया है कि यूके हाई कोर्ट ने विजय माल्या का प्ली रिजेक्ट कर दिया है फॉर एक्स्ट्राडिशन, यानी और ये न्यूज़ किसने दिया है? ये न्यूज़ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिया है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि विजय माल्या को पकड़ के लाया जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट क्या है। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट पे एक क्वेश्चन आप देख लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। इसका आप कमेंट करके आंसर बताइए हमें। क्या ईडी इज ए लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी और इकोनॉमिक इंटेलिजेंस एजेंसी? तो हाँ, बिल्कुल सही है। क्या ये पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पार्ट है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। द प्राइम ऑब्जेक्टिव इज एनफोर्समेंट ऑफ फीमा एंड पीएलएमए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है कि इसका हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि इसका जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ कहाँ है। दूसरे न्यूज में ये रहा कि प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर अभियान जो भारत के लिए लॉन्च हुआ था कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए, उसका थर्ड इंस्टॉलमेंट के बारे में बात हुई है। तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में क्या क्या कीवर्ड्स है? फर्स्ट और सेकंड इंस्टॉलमेंट के कीवर्ड्स हमने पिछले लेक्चर में देख लिए थे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपादन योजना, टीओपी स्कीम, यहाँ पे नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड और एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट। तो आपका जहां भी ये इकोनॉमी में नोट्स बना हुआ है वहां पे आप इसको ऐड कर लीजिए। ये स्कीम अपने में बहुत ही बड़ा स्कीम है। अगर हम लोग इसको कवर करने लगेंगे तो मिनिमम 30 मिनट्स तो लगेंगे ही, और साथ ही साथ इससे कम से कम 50 क्वेश्चंस बनेंगे ही। तो अगर आपको वो ऐसा चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए। अगर 100 कमेंट्स आ जाते हैं या 100 लाइक्स आ जाते हैं कि हाँ इसको बनाया जाए अलग से, तो हम इसके लिए अलग से 30 मिनट्स का एक सेशन रखेंगे जिसमें ये सारे स्टैटिक और करंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन भी करवाएंगे, जैसे ये हमारा करंट अफेयर्स सेशन चल रहा है। तो आप लोग ये कीवर्ड्स रख लीजिए और ये सारे जो भी आपके नोट्स हैं उनसे ये सारी चीज़ें पढ़ लीजिए। अब चलते हैं हम लोग पॉलिटी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की ओर। तो इंडियन एक्सप्रेस में ये न्यूज़ रहा कि डेथ पेनल्टी के बारे में कि कलेक्टिव कॉन्शियंस का बात किया गया है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ आ जाता है? कलेक्टिव कॉन्शियंस, डेथ पेनल्टी, ये सारे मीन्स के टॉपिक है। इससे आपको डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने का बात आ जाएगा। लेकिन अगर हम इसको स्टैटिक से लिंक करें तो यहाँ पे लॉ कमीशन की बात की गई थी कि लॉ कमीशन ने बोला है कि डेथ पेनल्टी को अबॉलिश किया जाए। तो एक लॉ कमीशन पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो लॉ कमीशन क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी अंदर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है? आप इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो बताइए। हम आप देखेंगे कि सारा जो क्वेश्चन मेरा होता है इनकरेक्ट फाइंड करने के लिए रहता है। इसका भी एक रीज़न है, क्योंकि मेरा एम ये नहीं है कि आपसे क्वेश्चन गलत करवाऊं या फिर आपको कोई टेस्ट सीरीज दे रहा हूं उसमें आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, कितना आपको आता है ये चेक करना है। मेरा एम है कि क्वेश्चन के थ्रू आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिले, इसलिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट देते हैं ताकि आपको चार जो अगर आपने इसको सॉल्व कर लिया तो आपके पास चार मेजर पॉइंट्स हो गए। तो लॉ कमीशन के बारे में वो चार जानकारियां आपको मिल गई। तो यहां देखते हैं ये चार स्टेटमेंट्स हैं। तो क्या इसका फर्स्ट कमीशन जो है वो लॉर्ड मैकाले के चेयरमैनशिप में बना था? तो हाँ, बिल्कुल सही है। रिकमेंडेशन नॉन बाइंडिंग होता है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। 20th, देखिए यही करंट अफेयर्स का न्यूज़ था, जो 20th लॉ कमीशन अपने एंडिंग ईयर ये वहाँ पे ख़त्म हो रहा था, वहाँ पे जस्टिस एपी शाह हेडेड ये कमीशन था। उसने बोला था कि लॉ ऑफ कैपिटल पनिशमेंट को अबॉलिश किया जाए। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या हुआ कि दिस इज नॉट ए स्टैट्यूटरी बॉडी, ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है। तो ये कहाँ से, अगर आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहते तो जानकारी आ जाता। तो एक फ्लैशबैक देखते हैं। 12 फरवरी 2020 में कैबिनेट ने अनाउंस किया कि हम लोग
22nd लॉ कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो कैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा, तो 3 साल का टर्म रहेगा, एक चेयरमैन और 4 मेंबर्स होंगे। 4 में से 2 जो हैं एक्स ऑफिसियो, मतलब ऑफिस में जो हैं उसी के कारण वो मेंबर हो गए। यानी कि जैसे अगर प्रेसिडेंट है तो प्रेसिडेंट होने के कारण वो मेंबर हैं, तो उसको एक्स ऑफिसियो मेंबर बोला जाता है। तो लॉ एंड लेजिस्लेटिव सेक्रेटरीज जो होंगे वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होंगे इस कमीशन के। ठीक है, तो ये बात हो गई। और इसके अलावा 5 पार्ट टाइम मेंबर होंगे। तो ये एक टाइप का लॉ कमीशन का कंपोजिशन भी पता चल गया और साथ ही साथ 4 पॉइंट्स भी मिल गए। तो लॉ कमीशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ही लेंगे। तो एक और न्यूज रहा कि इंडिया ने अटेंड किया G20 मीटिंग। और ये G20 मीटिंग में क्या बात की कि जो वैक्सीन हैं उसको अफोर्डेबल प्राइसेस रहें। और किस रिलेशन में, ये कोरोना वायरस के रिलेशन में बात हुई थी। इसका मीटिंग जो हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हुआ। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। अगर इसको एक्सट्रैक्ट किया जाए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव या MCQ पर्सपेक्टिव से, तो एक G20 वर्ड आ जाता है, एक ट्रिप्स आ जाता है, एक WTO आ जाता है। तो आपको ऐसे कीवर्ड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं और वहाँ से आपको जो न्यूज़ है उसको आपको निकालना है और यह टॉपिक को पढ़ते रहना है। तो G20 में हमेशा बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि G20 क्या है, G20 प्लस क्या है, G20 डेवलपिंग नेशन क्या है, G21 क्या है, G23 क्या है। तो ये सारा कंफ्यूजन आज क्लियर कर लेते हैं। तो G20 और G20 देखिए, सबसे पहले तो G20 डेवलपिंग नेशन, G20 प्लस, G21, G23 एक ही चीज़ है। ठीक है, और G20 एक अलग चीज है। तो ठीक है, तो ये तो बात सबसे पहले क्लियर हो गई। तो G20 क्या है? G20 इज ए ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशन। और G20 प्लस या ये जो सारे जो नाम हैं ये आपके ग्रुप ऑफ डेवलपिंग नेशंस हैं। तो इसका फॉर्मेशन कब हुआ? 1999 में हुआ। और ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ठीक है, ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इसका मेन एम है। इसमें आपके बैंक जो आपके सेंट्रल बैंक्स होते हैं उसके गवर्नर भी इसके पार्ट होते हैं। और इसमें 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि इसमें सिर्फ 20 मेंबर्स हैं। इसमें मेंबर्स वैरी होते रहते हैं, कभी 21 हुआ तो G21 बोल दिए, 23 हुआ तो 23 बोल दिए। लेकिन ऐसा नहीं सोचना है कि G20 बोला जा रहा है तो इसमें 20 मेंबर्स भी हैं। इसको 20 इसलिए बोला गया क्योंकि इसका फॉर्मेशन अगस्त 20 को हुआ। ठीक है, और 2003 में। तो इसका तो एम देख लिया हमने, इसके मेंबर्स भी हमने लिख दिए। लेकिन इसका एम क्या है? तो WTO को जब हम पढ़ेंगे, उसका मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस पढ़ेंगे, तो उसमें पता चलेगा आपको कि WTO में जो डेवलपिंग नेशन थे उनका एक स्केप्टिसिज्म था। स्केप्टिसिज्म क्या था कि जो डेवलपिंग नेशन है, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वो बात तो कर रहे हैं कि ओपन मार्केट होना चाहिए, ठीक है, लेकिन जहां बात आती है उन सेक्टर्स की जहां वो कंपिटिटिव नहीं है, वहां वो बोलते हैं कि ये ओपन नहीं किया जाए, इसमें प्रोटेक्टिव मेजर लगाया जाए। ठीक है, तो वह एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर USA आगे है या फिर सर्विसेज या सॉफ्टवेयर सेक्टर में अगर आगे है तो बोल रहा है कि सॉफ्टवेयर सेक्टर को एकदम पूरा खोल दीजिए, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, कोई एक्साइज ड्यूटी कुछ भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जहां अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में वो अगर कंपिटिटिव नहीं है तो वो बोल रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो टैक्सेस होंगे, बड़े बड़े टैक्सेस लगाएंगे, बड़े बड़े बहुत डिफरेंट टाइप के रूल्स ले आएंगे, जिससे कि हम लोग एक्सपोर्ट जो आपके कंट्री में दूसरे डेवलपिंग नेशन जो एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं वो डेवलप्ड नेशन में एक्सपोर्ट ना कर सके। तो उसके लिए ये जो आपका स्केप्टिसिज्म था, उसके लिए डेवलपिंग नेशंस ने G20 प्लस का फॉर्मेशन किया। तो ठीक है, ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है। एक और बोनस फैक्ट यहाँ पे देख लेते हैं कि G20 ऑलमोस्ट अकाउंट्स फॉर 90% ऑफ वर्ल्ड्स GDP। तो जब वर्ल्ड हो गया तो डोमेस्टिक तो नहीं रही बात, तो इसको GWP बोलते हैं। तो ठीक है, तो 90% ऑफ वर्ल्ड्स GWP, 80% ऑफ वर्ल्ड्स ट्रेड और 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और हाफ ऑफ वर्ल्ड्स एरिया। वहीं G20 प्लस है तो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन और 70% उसके फार्मर्स। लेकिन यहाँ देखिए कि सिर्फ और सिर्फ 26% ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि 70% फार्मर हैं लेकिन
26% एक्सपोर्ट में ही उनका रोल रह रहा है। तो मेन एम यही है इसके फॉर्मेशन का। यहाँ आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा G20 और इनमें। एक और कंफ्यूजन रह जाता है कि G7 और G8 क्या है, तो उसको इस क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इसको आप जिनको आता है वो कमेंट करके बताइए। G7 इज ए इंटरनेशनल इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 लार्जेस्ट IMF एडवांस्ड इकोनॉमीज। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है। 7 मेंबर्स कौन कौन है? कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूके एंड US। तो ये बात बिल्कुल ही सही है। तो G7 प्लस यूरोपियन यूनियन फॉर्म G8, तो ये बात गलत है। G7 प्लस रसिया, ठीक है, रसिया को इनवाइट किया गया था तो G8 बना था। ठीक है, तो यूरोपियन यूनियन क्या है? यूरोपियन यूनियन को इनवाइट ही है, ये इनवाइट किया जाता है इनके मीटिंग में, लेकिन ये इसके मेंबर नहीं है। तो ठीक है, उसके बाद क्या है, किस चीज़ के लिए है? तो ये जब ऑयल क्राइसिस हुआ था 1973 का, तो इन लोगों ने फॉर्म किया। तो मेनली प्लेटफॉर्म यही है, अपना फ़ायदा देखना एक टाइप से। तो बहुत ज़्यादा इसका जो एम है उस पर आपको फोकस नहीं रखना है। बस एक टाइप से आपने ये पढ़ लिया कि ऑयल क्राइसिस के बाद सारे डेवलप्ड नेशन एक साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन बनाए हैं, तो उसी से आपका एम मतलब स्पष्ट हो जाता है। तो एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं। जब रसिया ने ज्वाइन किया था 1998 में, तो G7 से G8 हो गया था। लेकिन जब रसिया ने क्रीमिया को एनेक्स कर लिया, तो उसको फिर से उसको भगा दिया गया इस ग्रुप से। तो कुछ लोग बोलेंगे कि भगा दिया गया, कुछ लोग रसिया बोलेगा कि हम खुद से भाग गए। तो ये अभी G7 है। ठीक है, ये अब G7 G8 में भी कंफ्यूजन नहीं रह गया। एक और स्टेटमेंट यहाँ, एक और कीवर्ड रह गया था हमारा, ट्रिप्स और WTO। WTO तो हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ते ही हैं। ट्रिप्स पे एक क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं पढ़े हैं तो हम लोग इकोनॉमी पढ़ाएंगे तो उसमें ये डिस्कस करेंगे ही। ट्रिप्स की बात आती है तो देखिए, हमने फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट दिया है ताकि आपको 4 स्टेटमेंट मिल जाए। तो क्या ट्रिप्स का फुल फॉर्म ये है, और ये इंटरनेशनल लीगल एग्रीमेंट, देखिए यहाँ पे लीगल एग्रीमेंट की बात हुई है बिटवीन मेंबर नेशन ऑफ WTO। तो हाँ, बिल्कुल सही है। इट सेट्स ऑन द मिनिमम स्टैंडर्ड फॉर रेगुलेशन ऑफ नेशनल गवर्नमेंट IP। तो ये भी बात सही है बिल्कुल। देखिए यहाँ पे क्या चीज है और क्या एम है, इसकी बात हो गई। तो क्या इसका जब फॉर्मेशन हुआ था तो उरुग्वे राउंड के एग्रीमेंट GATT के जो उरुग्वे राउंड है उसमें इसका फॉर्मेशन हुआ था? तो बिल्कुल सही है। क्या बाली डिक्लेरेशन, देखिए ये सबसे ज़्यादा रिलेवेंट सेक्शन है आपके लिए। ये बाली से डिक्लेरेशन जो है वो 2001 में, उसमें ट्रिप्स में ये बात की गई है कि IPR के कारण पब्लिक हेल्थ क्राइसिस, यानी अगर IPR या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के कारण अगर ड्रग प्राइसेस हाई हो रहे हैं, कोई कंट्री जो पेंडेमिक हो रहा है, जैसे कोरोना वायरस का पेंडेमिक हो रहा है, कोई कंपनी IP लगा के बहुत सारा ड्रग का प्राइसेस हाइक कर रहा है, तो क्या गवर्नमेंट इस जो IP के अगेंस्ट मेजर्स लेके पब्लिक हेल्थ क्राइसिस को सॉल्व करे? तो ऐसी बात हुई थी। तो ये बाली में नहीं, ये दोहा में हुआ था। तो ये स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है, लेकिन ये पब्लिक हेल्थ क्राइसिस से रिलेटेड है और अभी हमारा पब्लिक हेल्थ क्राइसिस चल रहा है। तो ये स्टेटमेंट आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं साइंस एंड कंप्यूटर की तरफ। साइंस एंड कंप्यूटर में जैसे देखिए, पार्किंसन डिजीज का न्यूज़ में चल रहा है कि पार्किंसन डिजीज पर रिसर्च हो रहे हैं। क्या पार्किंसन डिजीज एक टाइप का डिजीज है? किस टाइप का डिजीज है? न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है, जिसमें न्यूरॉन्स मरने लगते हैं, हाथ कांपने लगता है, ये सारी चीज़ें होती है। तो किस चीज़ से होता है? तो एक प्रोटीन का यहाँ पे नाम लिया गया है, अल्फा साइन्यूक्लिन। ठीक है, तो लोग बहुत सोचते हैं कि सर इतना डिजीज पे क्यों फोकस रखते हैं, कि क्या ये पार्किंसन डिजीज, हमें तो डॉक्टर बनना नहीं, क्वेश्चन आएगा ऐसा। तो इस डाउट को क्लियर करने के लिए एक क्वेश्चन देखते हैं, जिसके 4 स्टेटमेंट में 4 पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ठीक है, हर स्टेटमेंट एक आस्क्ड क्वेश्चन है। तो आप ही खुद से डिसाइड कीजिए कि हाँ, इस लेवल का क्वेश्चन आ सकता है या नहीं। पहला स्टेटमेंट, इसमें फिर से इनकरेक्ट फाइंड करना है। आर्थियाइटिस क्या यूरिक एसिड जॉइंट्स में बन जाते हैं उसके कारण होता है? तो हाँ, बिल्कुल। किडनी इज द मोस्ट अफेक्टेड पार्ट ड्यूरिंग मलेरिया।
क्या किडनी मोस्ट इफेक्टेड पार्ट है? मेनिंजाइटिस डिजीज किस चीज के कारण होता है? स्वेलिंग ऑफ मेम्ब्रेन ओवर स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन। तो हाँ जी, बिल्कुल सही है। यहाँ पे बीएमडी टेस्ट किस चीज के लिए यूज होता है? तो ये इस डिजीज के डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। तो देख सकते हैं आप, क्वेश्चन का लेवल बहुत ही इजी नहीं है। अगर आप नॉर्मल पढ़ रहे हैं और ऐसे इग्नोर कर रहे हैं तो आप ये सॉल्व नहीं करेंगे। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? तो रॉन्ग स्टेटमेंट यहाँ पे ये है कि ये किडनी नहीं, यहाँ पे स्प्लीन है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। न्यूज़ में रहा कि कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो इंडिया का है, इसको सर्ट आप नहीं बोलिएगा, बहुत लोग इसको सर्ट बोलते हैं, गवर्नमेंट बार बार बोलती है इसको सर्ट नहीं बोलिए, या सर्ट IN बोलिए, सर्ट इंडिया, या फिर आई सर्ट बोलिए, क्योंकि सर्ट एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। आप कमेंट करके बताइए कि अच्छा सर्ट का मीनिंग क्या होता है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के अलावा उसने वार्निंग दी है कि एक टॉर्जन या फिर मालवेयर जो है, इवेंट बॉट नाम का, ये बहुत ही उत्पाद फैला रहा है इंडिया में, उसके अगेंस्ट उसने वार्निंग दी है। तो जैसे ही मालवेयर टर्म या टॉर्जन टर्म आता है, बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि मालवेयर क्या चीज़ है, टॉर्जन क्या चीज़ है, वायरस क्या चीज़ है, वर्म क्या चीज़ है। ऐसे ही बहुत सारे कंफ्यूजन, बहुत सारे डाउट्स आते हैं। तो आज ये डाउट भी क्लियर कर लिया जाए। तो मालवेयर शब्द का जन्म कहाँ से हुआ है? तो मैलिशियस, देखिए यहाँ मैलिशियस का मैल एंड सॉफ्टवेयर का वेयर, तो मैलवेयर हो गया। यानी कोई भी खराब सॉफ्टवेयर है जिसका एम खराब है, काम करना है, तो उसको हम मैलवेयर कहेंगे। तो मैलवेयर एक होलिस्टिक टर्म हो गया जिसके अंदर वायरस, वर्म, ट्रोजन्स एंड बॉट्स आते हैं। बॉट्स भी देखिए, बॉट्स सारे बॉट्स नहीं होंगे, लेकिन जो बॉट्स गलत काम कर रहे हैं वो मैलवेयर में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं इन 4 वर्ड्स के बीच में डिफरेंस एक क्वेश्चन के थ्रू। जिनको ये पता है वो कमेंट करके बताइए। रैंसमवेयर क्या है? तो रैंसमवेयर का क्या काम है? तो टाइप ऑफ ए मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जिसका काम है कि लोगों से रैंसम मांगना। आपका डेटा चुरा लेगा और रैंसम मांगेगा कि रैंसम दीजिए, नहीं तो डेटा को लीक कर देंगे या फिर डेटा आपका ब्लॉक कर देंगे। तो हाँ जी, ये बिल्कुल सही है। देखिए वायरस जो है, वायरस नाम कहाँ से आया? तो नेचर में जो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं? एक RNA का जो न्यूक्लिक एसिड का या फिर जो एसिड्स हैं उनका एक चेन होता है, और वो क्या करते हैं, कोई सेल या कोई होस्ट में इंटर करते हैं और वहीं रेप्लिकेट करते हैं। उसी तरह वायरस भी एक टाइप का कोड है, एक टाइप का छोटा सा कोड है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये किसी कोड में या किसी प्रोग्राम में इंसर्ट किए जाते हैं, ठीक है। तो सिमिलर नेचर की तरह ये भी होते हैं, ये एक छोटा सा कोड है, मतलब इंडिविजुअली ये कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे आपका एक सॉफ्टवेयर है, कोई सॉफ्टवेयर, लेट्स से यूट्यूब आपका सॉफ्टवेयर है मोबाइल में, उसी में यूट्यूब में एक वायरस आ गया तो उसी कोड में वो अपने आप को इंसर्ट कर लेगा और उसी के थ्रू ऑपरेशन करेगा। तो वायरस तो ये हो गया। वर्म और वायरस में सिमिलर चीजें हैं, दोनों एक ही टाइप से काम करते हैं। लेकिन वर्म क्या है? वर्म एक टाइप से स्टैंड अलोन, जैसे बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया को एक होस्ट नहीं चाहिए, वायरस को एक होस्ट चाहिए ताकि वो रेप्लिकेट कर सके, लेकिन बैक्टीरिया को वो होस्ट नहीं चाहिए। उसी तरह वर्म को एक होस्ट नहीं चाहिए, वो एक टाइप से स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। कुछ आपने डाउनलोड किया, वो इंस्टॉल हो गया खुद से और काम कर रहा है। और वायरस और वर्म में आपको अंतर पता चल गया, अब क्लियर हो गया है। अब बॉट्स की यहाँ बात की जा रही है। क्या बॉट इज ए हार्मफुल पीस ऑफ सॉफ्टवेयर दैट लुक्स लेजिटिमेट एंड typically trick people into loading and executing it on their system? क्या ऐसा है? देखिए यहाँ पे ट्रोजन, इवेंट बॉट जो नाम है वो एक टाइप का ट्रोजन है। बॉट जो शब्द आया है रोबोट से आया है, ठीक है। तो जो भी चीज खुद से चल रहा है, खुद से ऑपरेशन कर रहा है, वो एक टाइप से बॉट बोले जाते हैं, ठीक है। तो रोबोट तो समझ लिए, लेकिन ये जो डिफिनीशन है वो आपका बॉट शब्द का नहीं है, ये आपका ट्रोजन का है, ठीक है। तो ट्रोजन शब्द कहाँ से आया? आपने अगर ट्रॉय मूवी देखी होगी तो उसमें क्या होता है, एक बहुत ही इनप्रेग्नेबल, यानी जिस किला को भेद नहीं सके वैसा एक किला होता है। तो वहाँ क्या किया जाता है कि घोड़ा
काठ का घोड़ा भेजा जाता है, काठ का घोड़ा एक्सेप्ट हो जाता है, वो किले के अंदर आ जाता है एज ए गिफ्ट। और इस घोड़े के अंदर लोग छुपे हुए होते हैं और वो रात में निकल के एक टाइप से जो इनप्रेग्नेबल जो आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम था उसको प्रेग्नेट कर लेते हैं। तो एक टाइप से ट्रोजन वहीं से शब्द आया है। तो ये क्या करता है, ये आपको बोलेगा कि इसको डाउनलोड कीजिए, ये आपका यूट्यूब सॉफ्टवेयर है, नाम तो ये है, देखने में यूट्यूब लग रहा है लेकिन इसका काम कुछ और रहेगा। ये आपने चलाया, आपके सारे डेटा या फिर जो आपके क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के जो इन्फॉर्मेशन आपके डिवाइस में है सारे आपके चोरी कर लेगा। तो ये एक टाइप से ट्रोजन हो गया। तो इसमें आपको क्लियर हो जाना चाहिए डाउट। आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेके इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आज लेक्चर्स नहीं है, तो थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ आई सर्ट के बारे में भी कुछ हमने डेटा डाल दिया, क्योंकि जो सर्ट आईएन है ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या पूछा भी गया है। तो क्या है ये, तो ये जनवरी 2004 में एस्टैब्लिश हुआ। इसमें एक करंट अफेयर से लिंक्ड डेटा आप जान लीजिए। जो साइबर स्वच्छता केंद्र है वो सर्ट आईएन ऑपरेट करता है। यहाँ एससीओ से क्या रिलेशन है इसका आप कमेंट करके बताइए। तब तक हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में फिर से आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट की बात हुई है। उसने क्या किया है, उसने इंडिया का ग्रोथ रेट घटा करके 1.2% कर दिया है 2020 का, जो कि 6% के अराउंड था। तो कौन निकालता है रिपोर्ट, यूएन निकालता है। कल हमने डिस्कस किया था ग्लोबल से स्टार्ट होने वाले बहुत सारे रिपोर्ट, और उसमें देखा था वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम किस तरह से बहुत सारे ग्लोबल से स्टार्ट होने वाले रिपोर्ट्स निकालता है। साथ ही साथ एक क्वेश्चन भी किया था। यहाँ पे आज लिस्ट कंप्लीट करते हैं। ग्लोबल वेज रिपोर्ट कौन निकालता है, तो आईएलओ निकालता है। ग्लोबल इनोवेशन तो विपो। वैसे ही जो मैं यहाँ पे स्क्रीन स्क्रॉल कर दे रहा हूँ, मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट जो है FATF जो है ये निकालता है। इसमें सारे रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट है और किसी पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक कौन निकालता है, डायरेक्टली यही क्वेश्चन भी आ सकता है, तो ये UNEP निकालता है। ठीक है, ये तो हो गई ग्लोबल से स्टार्ट होने वाली। कभी टाइम मिलेगा तो हम लोग वर्ल्ड से स्टार्ट होने वाले सारी रिपोर्ट देख लेंगे। एक बोनस फैक्ट के लिए यहाँ पे वर्ल्ड से स्टार्ट होने वाले कुछ रिपोर्ट्स को हमने मेंशन कर दिया है। वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट यूनिट UN डिवीजन का ट्रेड एंड डेवलपमेंट डिवीजन निकालता है। वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालता है। हैप्पीनेस रिपोर्ट कौन निकालता है, SDSN निकालता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ये पूछा जा चुका क्वेश्चन है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पूछा जा चुका क्वेश्चन है ये। उसके अलावा ILO बहुत ही आपका सिलेबस में भी है, लेबर लॉ से रिलेटेड, तो ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो ही गया। तो ये सारी चीज़ें आप लोग नोट कर लीजिए और इसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी लिस्ट बनने वाली है। और ऐसा नहीं है अगर आप 1-2 दिन पढ़ के कोई भी टॉपिक से 1-2 क्वेश्चन कर ले रहे हैं तो वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। आप साल भर पढ़ रहे हैं और ऐसा भी होता है जिस पे आप 5-6 महीने दें और एक भी क्वेश्चन ना आए, लेकिन रिपोर्ट पे यूजुअली क्वेश्चंस आते ही आते हैं। एक और न्यूज़ में रही बात, अब जहाँ पे यहाँ पे देखिएगा कि मैंने यहाँ पे सिविल सर्विसेज टिक किया है। सिविल सर्विसेज के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप बोलेंगे कि सिविल सर्विसेज में तो फैमिली डे कब बनाया जाता है, क्या होता है, ये सब चीज़ें तो नहीं पूछी जाती है, लेकिन जो थीम है इसका वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। थीम में क्या बोला है, फैमिलीज इन डेवलपमेंट कोपनहेगन एंड बीजिंग 25, यानी जो कोपनहेगन डिक्लेरेशन और बीजिंग डिक्लेरेशन है उसका 25 साल हो गया है। और ये जो बीजिंग डिक्लेरेशन ऑलरेडी आस्क्ड क्वेश्चन है यूपीएससी में, और ये किस चीज़ की बात करता है, इक्वलिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। कोपनहेगन डिक्लेरेशन क्या है, वर्ल्ड समिट फॉर सोशल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो ये एक बोनस फैक्ट हम लोगों का हो गया। 2-3 वन लाइनर देख लेते हैं। कोबास क्या है, तो कोबास एक टेस्टिंग मशीन है, ऑटोमेटेड कोविड टेस्टिंग मशीन। सम्राट स्कीम किस चीज़ से रिलेटेड है, तो इसको NIT कुरुक्षेत्रा ने इम्प्लीमेंट किया है। ये एक पोर्टल देता है स्टूडेंट लोगों को डिफरेंट स्टडी मॉड्यूल्स प्रोवाइड करने के लिए। तो ये एक टाइप से मिनिस्ट्री ऑफ HRD का है। तो सम्राट स्कीम भी पता चल गया। राजस्थान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर पार्क है जिसका नाम है भदला सोलर पार्क। ठीक है,
तो सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कंप्लीट करने से पहले एक और भी बात बोल दूंगा कि अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर ही दीजिए, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए कि क्या ये जो आपका प्रधानमंत्री का जो स्कीम अभी जो लॉन्च हुआ है आत्मनिर्भर भारत अभियान, तो उसके लिए क्या एक डेडिकेटेड अलग से 30 मिनट वीडियो बनाया जाए और 30-40 क्वेश्चंस उस पर किए जाए, ताकि वो बहुत ही क्लियर हो जाए और कोई भी एग्जाम में अगर उससे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसे मिस ना करें। तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। 100 कमेंट्स होने पे हम लोग उस पर एक डेडिकेटेड वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।